हेलो एवरीवन। सो अपन पढ़ रहे हैं टूल्स एंड टेक्निक्स और आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे एक और सिंपल और इम्पोर्टेंट टेक्निक जो है पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन। पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लगभग हर टेक्निक के पहले करनी ही पड़ती है। मतलब कि जब आप मान लीजिए कोई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो, डीएनए आइसोलेशन कर रहे हो, क्लोनिंग कर रहे हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा रहे हो, या फिर मान लीजिए कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स के साथ में काम कर रहे हो, तो आपको डिजायर्ड डीएनए के बहुत सारे सैंपल्स चाहिए। भाई आप कुछ सेल्स से जब आप सैंपल निकालोगे तो उसमें तो डीएनए अमाउंट कम होगा, और जो सेगमेंट हमको चाहिए वो सेगमेंट अगर कम होगा तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए हमें पहले उस सेगमेंट को एम्पलीफाई करना पड़ेगा। अब अगर नेचुरल वे से हम ये देखें कि हम लाखों करोड़ों सेल लें और लाखों करोड़ों सेल में से वो डीएनए निकालें जो हमें चाहिए, जो सेगमेंट हमें चाहिए हम वो वाला सेगमेंट निकालें, तो देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। जितनी ज्यादा आप नेचुरल सेल्स लोगे उतने ही ज्यादा हमारे डिजायर्ड सेगमेंट के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होंगी वहां पे। तो उनको प्यूरिफाई करने में कितना टाइम और कितनी एक्यूरेसी की जरूरत लगेगी, ये तो हो नहीं सकता। इससे अच्छा हम थोड़े से सेल्स में से थोड़ा सा डीएनए निकाल लें, उसको प्रॉपरली प्यूरिफाई करें और फिर उसे पीसीआर में डालें, ताकि जो हम चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही बने। आपको पता है कि हर एक साइकिल के अंदर, मतलब हर एक डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए की दो कॉपी बन जाती है, तो दो की चार, चार की आठ, आठ की 16, यानी 2⁻n के हिसाब से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये है पीसीआर। अब मैं आपको पहले तो अपने हिसाब से सिंपल वे में समझा देता हूं, उसके बाद अपन बात करेंगे थ्योरी के हिसाब से। पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो बेसिकली पॉलीमर चेन रिएक्शन जो है वो क्या होती है, कैसे होती है। हमें सबसे पहले एक डीएनए का वो सेगमेंट लेना है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है डीएनए का वो सेगमेंट जिसकी हमको मल्टीपल कॉपी बनानी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये डीएनए का डिजायर्ड सेगमेंट है, डिजायर्ड सेगमेंट। ठीक है, अब इस डिजायर्ड सेगमेंट में एक तरफ 5 प्राइम एंड है, एक तरफ 3 प्राइम एंड है। मान लो, एक बार मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लो कि आपके पास में ये है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं। सही बात है ना। अब आप ये बताओ कि अगर मैं ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की बात करूं, इस डीएनए की, तो प्राइमर किधर जुड़ेगा, प्राइमर किधर जुड़ेगा। आपको एक बेसिक सी चीज याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन आगे बढ़ता है तो उस नए डीएनए के टुकड़े में, या यूं कहो कि सबसे पहले प्राइमर में 3 प्राइम OH फ्री होना चाहिए। 3 प्राइम OH है वो फ्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन है वो 3 प्राइम OH से ही होता है। जब नया न्यूक्लियोटाइड आता है ट्रिपल फॉस्फेट के रूप में, ट्राइफॉस्फेट के रूप में, तो जो पहले से स्ट्रेच प्रेजेंट है उसका 3 प्राइम OH है, वो 3 प्राइम O नेगेटिव बन के आने वाले के ऊपर अटैक करता है। तो आपको 3 प्राइम OH फ्री रखना है। अब सपोज करो कि यदि मैं यहां पे प्राइमर जोड़ दूं, यहां पे तो प्राइमर जोड़ूंगा मैं यहां पे, तो ये 3 प्राइम हो गया और ये 5 प्राइम हो गया। अब इस प्राइमर के अंदर क्या दिक्कत है कि इस प्राइमर का ये 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री है, 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री है। और ऐसा अगर होगा तो यहां ये डीएनए इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर 5 प्राइम फ्री फॉस्फेट है तो ये एक रॉन्ग प्राइमर है, ये एक रॉन्ग प्राइमर है, इससे काम नहीं चलेगा। तो मुझे प्राइमर कहां जोड़ना पड़ेगा, मुझे प्राइमर इधर की साइड जोड़ना पड़ेगा,
ताकि यहां 3 प्राइम OH फ्री रहे। ये देखो, ये जो 3 प्राइम OH फ्री है ना, अब जब कोई नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो ये 3 प्राइम OH का O नेगेटिव उसके ऊपर अटैक करके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनवा लेगा। इसका मतलब ये करेक्ट या राइट प्राइमर है। तो एक तो आपको चीज समझ में आ गई कि प्राइमर कौन सा सही होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, दो तरीके के प्राइमर होते हैं, दो तरीके के प्राइमर। एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर, यही बता देता हूं ताकि आपको इजी रहे समझने में। एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर, इसे बोलते हैं FP। फॉरवर्ड प्राइमर जो होता है वो 5 प्राइम जो हिस्सा है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जुड़ेगा तो वहीं पे जहां सही से जुड़ना चाहिए, यानी कि राइट प्राइमर जहां जुड़ रहा है, सब प्राइमर वहीं जुड़ते हैं, बट इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉम्प्लीमेंट्री टू 5 प्राइम। और एक होता है रिवर्स प्राइमर, रिवर्स प्राइमर RP, and it is complementary to 3 prime end, complementary to 3 prime end। तो ये हुई हमारे पास में एक सिंपल सी फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर की बात। अब मैं ये चीजें आपको बाद में बताऊंगा, पक्का बताऊंगा बाद में। तो ये सवाल कैसे आते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ज्यादातर सवाल एक ही मतलब है ना कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि आपको डीएनए का स्ट्रेच दे देंगे और आपको डीएनए का स्ट्रेच देके बोलेंगे कि बताओ कि इसमें प्राइमर सही प्राइमर कौन सा है, तो मैं आपको वो बता दूंगा। तो चलो अभी इस पे ध्यान देते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास में ये डिजायर्ड सेगमेंट है, और डिजायर्ड सेगमेंट जो है वो इसका 5 प्राइम 3 प्राइम हिस्सा है, और ये इसका 3 प्राइम 5 प्राइम, मतलब ये स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड्स है। अब सबसे पहले इसको डीनेचर करना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। अब जो डीनेचुरेशन होता है, तो डीनेचुरेशन से क्या होगा कि दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। ये 5 प्राइम 3 प्राइम और ये 3 प्राइम 5 प्राइम, दोनों सेगमेंट फ्री हो गए। अब हमें इस पे प्राइमर जोड़ने होते हैं। तो मैं आपको प्राइमर की खास बात बताऊंगा। प्राइमर है वो सिंथेटिक होते हैं, वो हम जानबूझ के बनवाते हैं। यहां वाला जो प्राइमर होगा ना, उस प्राइमर के अंदर यूरेसिल नहीं होता। जो नेचुरल मतलब जैसे सेल के अंदर जब रेप्लिकेशन चलता है, तो रेप्लिकेशन के दौरान जो प्राइमेज एंजाइम होता है DNA है ना, वो प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, जानबूझ के एडेनिन के सामने यूरेसिल जोड़ता है। क्योंकि जो नेचुरल प्राइमर होता है सेल के अंदर रेप्लिकेशन के दौरान, उसमें जो प्राइमर है वो RNA का स्ट्रेच होता है। यहां पे टोटल DNA है, वहां पर प्राइमर है वो हट जाता है, बाद में प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी होती है, फिर वो गैप बन जाता है, गैप फिलिंग एक्टिविटी होती है। तो वहां पर क्या होता है ना कि प्राइमर को हटा दिया जाता है। यहां प्राइमर हटता नहीं है, यहां प्राइमर जो है वो डीएनए का पार्ट बन जाता है, डीएनए का पार्ट बन जाता है। तो मैं बताता हूं आपको क्या होता है। प्राइमर को जोड़ने की प्रक्रिया है वो कहलाती है एनेलिंग, एनेलिंग। अब इसमें क्या होता है कि ये वही अपना 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम है। और अब एनेलिंग के दौरान जैसे मैंने बताया, राइट जो प्राइमर होगा ना वो हमेशा 3 प्राइम वाले हिस्से पे जुड़ेगा, ताकि इधर 5 प्राइम फ्री रहे और अंदर की तरफ 3 प्राइम, सो दैट 3 प्राइम OH है वही इलोंगेट होगा। तो इसमें ये यहां पे जुड़ेगा। ये हो गई प्राइमर की अपनी बाइंडिंग, ये प्राइमर जुड़ गया। अब तीसरा जो है स्टेप वो है एक्सटेंशन का।
अब चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंशन। चूंकि यहां पर जो सारी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है आउटसाइड ऑफ द सेल, और जब प्रक्रिया आउटसाइड ऑफ द सेल चलेगी ना, तो उस प्रक्रिया में क्या होगा कि भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। जैसे डीनेचुरेशन के दौरान टेम्परेचर जो है वो आपका करीबन करीबन 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखते हैं। अलग अलग किताबों के अंदर हल्का फुल्का ऊपर नीचे दिया हुआ होता है, तो मैं एक बार आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। 90 डिग्री के आसपास डीनेचुरेशन किया जाता है। अब दिक्कत यह है कि डीनेचुरेशन तो हो गया, लेकिन जो जब आप सोच के देखो कि 90 डिग्री पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। अगर यही टेम्परेचर मेंटेन रहा तो प्राइमर कैसे जुड़ेंगे? भाई प्राइमर है वो भी तो एक छोटा सा डीएनए ही है, और वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है जैसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बने हुए थे। तो 90 डिग्री के ऊपर तो प्राइमर जुड़ नहीं सकते, उल्टा 90 डिग्री पे तो सेपरेट हो जाता है डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो। तो यहां पे एनेलिंग के अंदर टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। फिर वही बात है कि अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग सा टेम्परेचर दिया जाता है, किसी में 40-45 होता है, किसी में 45-50 होता है, इवन 50-55 के आसपास भी मैंने पढ़ा है। तो ठीक है, एक बार समझो आप, हाई टेम्परेचर के बाद वापस टेम्परेचर लो किया जाता है। अब उसके बाद में ये जो लो टेम्परेचर है इसमें क्या होता है कि जो प्राइमर होता है वो बड़ी जल्दी से जुड़ जाता है। अगर यही टेम्परेचर रखा जाएगा ना, तो हर कहीं पर छोटी मोटी भी कॉम्प्लीमेंट्री होगी डीएनए में तो प्राइमर हर कहीं जुड़ जाएगा। मतलब पूरा का पूरा प्राइमर एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है, लेकिन मान लो कि 8 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर है, उसमें 4 भी कहीं मैच कर रहे हैं उल्टे सीधे, तो भी वो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। तो एक्सटेंशन के दौरान वापस से हमें टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि हर कहीं पे तो ना जुड़े और डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करता रहे। तो यहां पे तो हमने प्राइमर डाले, और यहां पे हम डालेंगे डीएनए पॉलीमरेज। अब फिर से वही बात, इतने हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज भी ऐसा होना चाहिए जो इतने हाई टेम्परेचर पे काम कर सके। तो एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्विटिकस, उसका डीएनए पॉलीमरेज लिया जाता है। इससे क्या होता है, अब इससे ये होगा कि भाई डीएनए के 2 स्ट्रैंड बन चुके हैं, और ये हो गई एक साइकिल कंप्लीट, और जो प्राइमर है इट विल बिकम द पार्ट ऑफ डीएनए। ये लो, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ये है 1 साइकिल। और एक साइकिल के अंदर 2 जो है वो डीएनए बन चुके हैं। यही चीज मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 2 की पावर n के हिसाब से आपका कॉपी नंबर बनता जाएगा। भाई एक तरीके से ये सेल डिवीजन ही हो गया ना। मतलब सेल डिवीजन के अंदर तो क्या होता है, पूरा का पूरा डीएनए डबल हो जाता है और सेल भी 2 बन जाती है, और यहाँ पे केवल एक सेगमेंट है वो डबल हो गया। तो मतलब इक्विवेलेंट सी की सी बात हो गई, वहां टाइम लगेगा यहाँ टाइम नहीं लगेगा। तो ये होती है पीसीआर की मैकेनिज्म। अभी मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताता हूं। देखो, अब देखो एग्जाम में क्या सवाल आते हैं आपसे, मैक्सिमम टाइम मतलब ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन में ये कहा कि जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है। मान लो आपको बोल देंगे 5 प्राइम की तरफ से ACTG, और फिर मैं एक बार 4 का ही ले रहा हूं, और फिर कोई डीएनए का स्ट्रेच दे देंगे और फिर यहां लिख देंगे मान लो GATC, है ना, और ये 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ प्राइमर कैसे होंगे, प्राइमर का सीक्वेंस क्या होगा, प्राइमर सीक्वेंस क्या होगा। जो कितना इजी और कितना छोटा सवाल पूछा है, मतलब एकदम बच्चों के लेवल का सवाल है, पर है ना कंफ्यूजन वहां होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि एक तो वो कम से कम 8-9 न्यूक्लियोटाइड जितना लंबा स्ट्रेच देंगे जिसका प्राइमर ढूंढना होता है आपको,
और फिर वो वहां पे लिखते भी कुछ इस तरीके से है कि आप गड़बड़ करते हो। एकदम पेशेंस के साथ में काम करो। हमेशा याद रखो कि जो डीएनए का मेन स्ट्रेच है उसके जस्ट पास से प्राइमर स्टार्ट होगा। जैसे सपोज करो कि मैं आपको लिख दूं कि 5 प्राइम है, वो ACTGA TACG ऐसे है, और ये डीएनए है फिर मेन डीएनए। तो आपको प्राइमर यहां से नहीं स्टार्ट करना, यहां से स्टार्ट करना, इस जगह से जहां मेन डीएनए स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट का जीन स्टार्ट हो रहा है या इंटरेस्ट का डीएनए स्टार्ट हो रहा है, बस उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक का प्राइमर होगा। और ये देखो मैंने 8 का बताया है, कई बार 10 का प्राइमर ले लेते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड का, लेकिन कितनों का भी लो, आपको स्टार्ट कहां से करना है वो समझ में आ गया। वो ध्यान रखना कि एकदम जो मेन डीएनए है जिसका पीसीआर करना है उसके जस्ट पास से स्टार्ट करना है। खैर अब देखो, आपको यहां पे एक स्ट्रैंड दिया है और आपको पता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का अपन वो नहीं करते हैं पीसीआर, डबल स्ट्रैंडेड का होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो पहले तो आप चाहो तो इसको फटाफट डबल स्टैंडर्ड बना लो। डबल स्टैंडर्ड बनाओगे तो क्या करोगे आप, 5 प्राइम ACTG और ये GATC, ये 3 प्राइम हो गया। इसका डबल स्टैंडर्ड बनाओगे तो इधर 3 प्राइम TGAC और यहां पे CTAG, ये बन गया अपना। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड बन गया। अब आपको ये पता है कि आपको जो प्राइमर मतलब लगाना है वो कहां लगाना है। प्राइमर हमेशा यहां जुड़ेगा, इस जगह पे और इस जगह पे। प्राइमर हमेशा ऐसी जगह जुड़ेगा ताकि उसका 3 प्राइम जो है वो फ्री रहे OH। सो आपको सिंपल तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिख लेने हैं। जैसे यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, GATC, और यहां कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, TGAC। ये है 3 प्राइम, सॉरी 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 सॉरी, यहां नहीं आएगा ना, ये यहां आएगा ACTG। ये है 5 प्राइम 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम 3 प्राइम। बताओ ये चीज समझ में आ रही, प्राइमर यही जुड़ेगा ना, यही प्राइमर जुड़ेगा। अब आप एक चीज और देखो ध्यान से, अगर आप फॉरवर्ड प्राइमर की बात करते हो, फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के, यानी 5 प्राइम जो सेगमेंट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसका कॉपी होता है। आप देखो ये सीक्वेंस है ACTG, तो प्राइमर भी एग्जैक्टली ACTG ही होगा, यही प्राइमर होगा। तो आप क्वेश्चन के अंदर वहां पर एक काम ऐसा करना, जो सवाल आया आपको बोला कि टेम्पलेट ऐसा है, तो बताओ 2 प्राइमर कैसे होंगे। तो आप जो 5 प्राइम की साइड में सीक्वेंस है, एक प्राइमर तो एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही होगा। देख लो आपके सामने है ये वाला प्राइमर ACTG, एक प्राइमर तो एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और वहीं पे प्राइमर जुड़ेगा तो वापस ऐसा ही सीक्वेंस आ जाएगा। तो एक प्राइमर तो हो गया हमारा ACTG। दूसरा प्राइमर देखो, दूसरा प्राइमर है GATC, GATC, ये प्राइमर हो गया अपना। तो जो 3 प्राइम वाला प्राइमर है उसको आपको रिवर्स कर दो, तो वो आपका 3 प्राइम वाला प्राइमर बन जाएगा, रिवर्स प्राइमर, तभी तो इसको रिवर्स बोलते हैं। इसको रिवर्स कर दो तो रिवर्स प्राइमर बन जाएगा। चीज समझ में आ रही है। अगर फिर भी ना हो, इवन मुझसे भी नहीं होगा, मैं भी अगर एग्जाम आपकी जगह दूंगा ना, तो मैं भी उस सिंगल स्टैंडर्ड का पहले डबल स्टैंडर्ड बनाऊंगा और डबल स्टैंडर्ड बना के प्राइमर निकालूंगा ताकि गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो सके। देखो होशियारी वहां पे ये नहीं दिखानी है कि हम बिना पेन चलाए कितना एफिशिएंटली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, हमें वहां पे क्वेश्चन सही करके आना है, ये हमारा मेन मकसद है। ना कि ये कि हम बिना पेन चलाए बिना कैलकुलेशन किए दिमाग में ही कैलकुलेशन करके कर रहे हैं, नहीं भाई, पेन चलाओ आराम से वहां पे। समझ में आया। तो ये काम हो गया। अब इसके बाद में एक और छोटी सी लास्ट बात, एग्जाम में आपको प्राइमर देंगे जो ऑप्शन के अंदर, तो वो ऐसे लिखेंगे, एक प्राइमर 5 प्राइम से ACTG है,
और दूसरा प्राइमर 5 प्राइम से GATC है। प्राइमर लगा कैसे है, लेकिन उसको रीड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही करेंगे। तो इस प्राइमर को ऐसे रीड करेंगे तो एग्जाम के अंदर ये सीक्वेंस दिया जाएगा। अब हम जो है ना यहां कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कैसे होंगे? कंफ्यूज ऐसे होंगे कि भाई ये GATC किसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। एग्जाम के अंदर तो एक ही स्ट्रैंड दिया होगा, हम इसको ऐसे मिलाने बैठेंगे GATC, ये तो आ नहीं रहा है, जी के सामने जी आ गया, ए के सामने ए आ गया, टी के सामने ये गड़बड़ हो गया। तो हम वहां पे ना कंफ्यूज होते हैं, वहां पे हमको टाइम लग जाता है। तो बेटर ये है कि आप जो 5 प्राइम पे सीक्वेंस है उसको तो वैसा का वैसा रख दो, वैसा का वैसा, कुछ चेंज नहीं करना है। इवन टी की जगह यू भी नहीं रखना है, क्योंकि ये सिंथेटिक प्राइमर्स होते हैं, इनमें टी ही डाला जाता है। और दूसरा जो 3 प्राइम वाला हिस्सा उसको उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर दो। ज्यादा बड़ा दे रखा है तो भी उसको उल्टा कर दो पूरा। ऑप्शन में देख लेना कि भाई जितना दे रखा है उसके हिसाब से आंसर। ये किया जाता है पीसीआर के अंदर। अब पीसीआर कई तरीके की होती है ना, उसमें हमको बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती है। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, देखो क्या है। अब अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए, पीसीआर amplifies a specific segment of DNA that lies between two non-primer sequences. Non-primer sequences के बीच का जो डीएनए है वो एम्पलीफाई होता है। प्राइमर जुड़ गया, उसके बाद में जो प्राइमर के दोनों प्राइमर के बीच वाला हिस्सा है उतना का उतना एम्पलीफाई हो जाता है। ये प्रोसेस है वो कैरीमुलस ने डेवलप करी थी 1983 के अंदर। ये नाम आपसे कोई छोटी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। देन देखिए, टू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स मे बी केमिकली सिंथेसाइज्ड। प्राइमर को केमिकली सिंथेसाइज किया जा सकता है। प्राइमर ईच कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए स्ट्रेच टू 3 प्राइम साइड ऑफ द टारगेट डीएनए। आपको मैंने बता दिया था कि जैसे अगर ये स्ट्रैंड है मेन टेम्पलेट का, तो इधर की साइड से जुड़ेगा प्राइमर, 3 प्राइम एंड की तरफ से ही जुड़ेगा। प्राइमर आपको ऐसे जोड़ना है कि उस प्राइमर का 3 प्राइम हिस्सा फ्री रहे ताकि वो इलोंगेट हो सके। बस इतनी सी बेसिक बात है। 1 न्यूक्लियोटाइड फॉर ईच ऑफ द 2 डीएनए स्ट्रैंड, मतलब कि दोनों की तरफ यहां पे और यहां पे प्राइमर होना चाहिए, और ये अपना टेम्पलेट स्टैंड आ जाएगा। तो ये तो एकदम सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको यहाँ पे 2 डायग्राम लेके दिखाए हैं एकदम इजी वे में समझाने के लिए। आपको जिस डायग्राम से अच्छे से समझ में आए आप उससे समझना। पहले सिंपल वाला बात करते हैं अपन। हमारे डीएनए के अंदर दिस इज द रीजन टू बी एम्पलीफाइड, इस हिस्से को हमें एम्पलीफाई करना है। तो ये हो गया हमारा टारगेट डीएनए। इसको पहले डीनेचर करो। डीनेचर करना है आपको 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वही मोर देन 90 है उससे लेना है। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। अब इसको आप कूल करो 50 टू 60। मैंने बोला ना अलग अलग के अंदर अलग अलग लिखा जाता है। 50 टू 60 पे आपको कूल करना है। कूल करोगे तो प्राइमर है वो जुड़ चुके होंगे। अब उसके बाद में डीएनए सिंथेसिस करो 74 के आसपास पे, 72 कहीं 74 ऐसे लिखा जाता है। तो ये एक्सटेंशन स्टेज हो जाएगी और ये लॉन्ग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। प्राइमर जहां जुड़ता है उसके पीछे का हिस्सा ये नहीं होता रेप्लिकेट, प्राइमर के आगे का हिस्सा होता है। तो ये हो गई हमारी एक साइकिल कंप्लीट। अब इसमें और ज्यादा समझाने लायक कुछ भी नहीं है। दूसरा वाला डायग्राम देखो, ये है ओरिजिनल सीक्वेंस। अब इस ओरिजिनल सीक्वेंस के अंदर हमको टारगेट करना है इस येलो वाले पार्ट को। तो हम यदि इसको टारगेट कर रहे हैं तो इसके आसपास का जो दोनों साइड का सीक्वेंस है उसके हिसाब से प्राइमर बनाओ, उसके हिसाब से प्राइमर बनाने हैं। क्योंकि यहां पर एक बार प्राइमर जुड़ गए उसके बाद प्राइमर हटेंगे नहीं, कोई गैप फिलिंग नहीं होगी, कोई 3 प्राइम एक्सटेंशन वाला कोई जो टीलोमरेज एंजाइम है यहां वो सब कुछ नहीं होने वाला। जो है बस इतना ही है।
तो प्राइमर बनेगा। एनेलिंग स्टेप जो सेकंड वाला है, इसको 50 से 60 डिग्री तक करना होता है और प्राइमर जुड़ गए अपने यहां पे। देन उसके बाद में टैक डीएनए पॉलीमरेज को लेना है और ये टैक डीएनए पॉलीमरेज है वो एक्सटेंशन कर देगा। एक्सटेंशन स्टेज है वो 72 के ऊपर होगा। ये है एक साइकिल। एक साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। फिर उसके बाद वापस डीनेचुरेशन, वापस एनेलिंग, वापस एक्सटेंशन, ये आपका होता रहेगा। जितनी बार आप मतलब चलाओगे ये साइकिल, उसके हिसाब से 2 की पावर n के हिसाब से कॉपी नंबर है वो बनती रहेगी। कितना करना है कॉपी नंबर वो हम पे डिपेंड करेगा। ये है पीसीआर के पीछे की मैकेनिज्म। देखो कोई भी विशेष नई बात बताई मैंने आपको, कोई नई बात नहीं बताई। हाँ, स्टेप्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर याद रख लेना एक तो, और बातें मैं बताता हूं क्या है। इस एक साइकिल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती है। पहला होता है डीनेचुरेशन। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीनेचर्ड बाय हीटिंग ओवर 94 डिग्री सेल्सियस। 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास अपने को डीनेचर करना होता है। फिर करते हैं हम एनेलिंग। एनेलिंग के अंदर क्या होता है, ओलिगो प्राइमर्स। ओलिगो प्राइमर का मतलब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, वो टारगेट सीक्वेंस से जुड़ते हैं। देन उसके बाद में एक्सटेंशन होता है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। इसमें टैग पॉलीमरेज हम लेते हैं और जो अपना डीएनए है वो डबल हो जाता है, बस। नेक्स्ट देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, द डीएनए फ्रेगमेंट टू बी एम्प्लीफाइड should not be should not be greater than about 3 kb। यानी कि ये जो डीएनए है वो 3000 बेस पेयर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास में तो अभी ऐसी टेक्निक है जो 40 केबी तक का डीएनए है उसका भी पीसीआर कर सके, बट उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होना चाहिए। तो नॉर्मली जो डीएनए है वो 3000 बेस पेयर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और आइडियल साइज होती है लेस देन 1 केबी। आइडियल साइज होती है लेस देन 1 केबी। 1000 बेस पेयर के आसपास का सीक्वेंस है तो वो बेस्ट है। बाकी तो ठीक है, टेक्निक है हमारे पास में, हम बड़ा भी सेगमेंट को पीसीआर कर सकते हैं। फ्रेगमेंट्स अप टू 10 केबी कैन बी एम्प्लीफाइड यूजिंग स्टैंडर्ड पीसीआर। जो नॉर्मल पीसीआर टेक्निक होती है उससे हम 10,000 बेस पेयर तक का डीएनए है उसको हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं। द एम्प्लीफिकेशन ऑफ वेरी लॉन्ग फ्रेगमेंट like 40 kb is possible but this requires special method। स्पेशल मेथड चाहिए होते हैं और आप 40 kb तक का स्टैंड है उसको एम्पलीफाई कर सकते हो। तो ये हुआ हमारे पास कुछ ध्यान में रखने वाली बातें। नेक्स्ट देखिए, स्टेजेस इन द पीसीआर। वही बात है जो बता रखी है, 3 स्टेज होती है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। पढ़ लेते हैं कुछ। The precise temperature is critical and each PCR system has to be defined and optimized। एक तो आपको टेम्परेचर का खास ध्यान रखना है। One useful technique for optimization is touchdown PCR। touchdown PCR क्या है देखो, where a programmable thermal cycler is used। मतलब एक ऐसा हम यूज करते हैं हीटिंग सिस्टम जो प्रोग्रामेबल होता है, जिसको हम टाइम के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे 30 मिनट तक हाई टेम्परेचर रखना है, फिर 30 मिनट के बाद में टेम्परेचर को लो करना है, कितना लो करना है वो सेट कर दो, कितने समय तक करना है वो सेट कर दो, इसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल। तो ऐसा एक थर्मल साइक्लर यूज करते हैं, यूज टू incrementally decrease the annealing temperature until the optimum is derived। ये टेम्परेचर को ऐसे कम करेगा कि जिसके ऊपर प्राइमर जुड़ जाए और प्राइमर जुड़े तो वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। रिएक्शन दैट आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड, जब टेम्परेचर ऑप्टिमाइज नहीं होता है,
This may give rise to other DNA products in addition to the specific target or may not produce any amplified products. जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि ये हमारे टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम केवल एक ही, दो ही प्राइमर लेंगे कि एक इस डीएनए से जुड़ जाए, एक इस डीएनए से जुड़ जाए। भाई हमको साइकिल कितनी बार चलानी है, और केवल दो प्राइमर इससे थोड़ी ना होगा, हमको बहुत सारे प्राइमर लेने पड़ेंगे। प्राइमर्स की कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। अब हमारा प्राइमर जो है वो हमने बनाया है इस तरीके से कि यहां पर जो पूरा सीक्वेंस है, लेट सपोज कि ये 5 न्यूक्लियोटाइड का है, वो एग्जैक्टली सिमिलर है। तो यहां पर तो वो बहुत अच्छे से बाइंड करेगा ही करेगा, यहां पर तो वो बहुत अच्छे से बाइंड करेगा। लेकिन मान लो 5 में से कहीं पर 3 न्यूक्लियोटाइड सिमिलर है, तो ये बिना मतलब के हर कहीं जुड़ जाएगा। 3 सिमिलर है, कहीं भी जुड़ गया, यहीं पर प्राइमर जुड़ गया, यहां 2 सिमिलर थे उससे जुड़ गया। इससे ना तो प्रॉपर तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन हो पाएगा, और प्राइमर हटेगा भी नहीं तो वो मिसमैच रहेगा। अब यहां कौन सा पूरी सेल का मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम कर रहा है जो उसको सही कर देगा? तो जब टेम्परेचर सही नहीं होता, टेम्परेचर इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, जब टेम्परेचर ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि प्राइमर बाइंडिंग अकर्स अनइवनली, यानी हर कहीं पर प्राइमर की बाइंडिंग है वो हो जाएगी, और जहां प्राइमर की बाइंडिंग हर कहीं पे होगी तो फिर वो चीजें हैं वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये हो गई हमारे पास में कुछ बातें। टैक पॉलीमरेज हैज ए टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस एंड सर्वाइव प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टेम्परेचर 96 डिग्री। थर्मस एक्वेटिकस, याद है ना नाम आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे अपन ये। तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, वो 96 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव करता है। उसका जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो 72 डिग्री सेल्सियस को आराम से झेल लेगा और आराम से अपना काम करके हमको दे देगा। हमारे जो डीएनए पॉलीमरेजेज है या नॉर्मल बैक्टीरिया ई कोलाई का डीएनए पॉलीमरेजेज है, हम लोग या हमारी जो सेल्स है वो इतने हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड नहीं है, तो हमारे तो प्रोटीन्स वगैरह एंजाइम्स वगैरह डीनेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ए रेंज ऑफ कमर्शियली अवेलेबल डीएनए पॉलीमरेजेस आर अवेलेबल। ये खाली इंफॉर्मेशन लिखने मतलब समझने की है, बाकी एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा। एक टॉपिक में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो चीज समझ में आती है। देखो, मार्केट के अंदर कमर्शियली बहुत सारे रेंज के डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं दैट इंप्रूव द टैग पॉलीमरेज, जो कुछ मामलों में टैग पॉलीमरेज से ज्यादा बेटर होते हैं। जैसे देखो, इंक्लूड वेरी हाई फिडिलिटी, यानी भरोसेमंद होते हैं वो टैग पॉलीमरेज से भी। टैग पॉलीमरेज जिस एफिशिएंसी के साथ में काम करता है उससे बेटर काम करते हैं। विथ लेस एरर 1 in 2 lakhs, 2 लाख में से एक गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। इसके अलावा खुद के पास उनके पास में ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो जोड़ भी देगा तो गलती भी अपनी सुधार देगा। तो मार्केट के अंदर ऐसे भी होते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेजेस हाई जीसी रिच डीएनए को टॉलरेट भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कई बार जीसी 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 बहुत बार आ जाए ना, तो आपको पता है एक जी के सामने सी आएगा या सी के सामने जी आएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे क्या थोड़ा हैवी हो जाता है ये, और डीएनए पॉलीमरेज वहां से उतर सकता है या गलतियां कर सकता है।
तो मार्केट के अंदर कमर्शियली ऐसे डीएनए पॉलीमरेजेस आने लग गए हैं जो टैग पॉलीमरेज से बेटर है, हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, कम एरर करते हैं, ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, जीसी रिच को टॉलरेट कर सकते हैं, खुद के पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी है, तो खुद की गलती भी सुधार सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सिंस द न्यू स्ट्रैंड एक्सटेंड बियॉन्ड द टारगेट डीएनए, जो नया स्ट्रैंड है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द टारगेट डीएनए, they will contain a region near either 3' end that is complementary to the other primer. Thus, if another round of DNA synthesis is allowed to take place, not only will the original strand be used as template but also the new strand. क्या मतलब है इसका? देखो, मान लो कि हमारा जो टारगेट डीएनए है वो यहां से लेके यहां तक का है, ठीक है, यह टारगेट। तो टारगेट डीएनए है वो तो हमारा इतना बड़ा है, बताया मैंने आपको। अब उसके बाद में नेक्स्ट, तो अगर टारगेट डीएनए वो है तो हमने तो प्राइमर इतना ही बनाया था कि प्राइमर यहां पे जुड़ जाए, है कि नहीं? अगर ये मतलब रेप्लिकेशन होगा तो अब ना डीएनए का जो स्ट्रैंड बनेगा वो टारगेट डीएनए से भी लंबा बनेगा और ये भी टारगेट डीएनए से लंबा बनेगा। आई मेरी बात समझ में? अब इससे क्या होगा आप सोच के देखो, ध्यान से देखना। अगर प्राइमर के ठीक ऊपर ये वाला डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री है, प्राइमर के ठीक ऊपर डीएनए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उस हिसाब से ये वाला जो हिस्सा है ये भी तो प्राइमर का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ फिर, और इधर प्राइमर के सामने का ये कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा है, तो इस बार अब आगे का ये जो हिस्सा है ये भी प्राइमर का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अगली बार जो है ना वो थोड़ा और लंबा डीएनए बनेगा, क्योंकि हर बार आगे आगे के कुछ कुछ हिस्से हैं वो भी रेप्लिकेट होते चले जाएंगे। ये समस्या तब आएगी जब हम जरूरत से ज्यादा बड़ा डीएनए है उसका रेप्लिकेशन करा रहे हैं, मतलब टारगेट हमारा इतना सा है और हम इतने बड़े डीएनए का पीसीआर कर रहे हैं। अगर एग्जैक्टली उतना ही डीएनए चाहिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो रेप्लिकेशन एग्जैक्टली वहीं आकर के थम जाएगा जितना टारगेट है हमारा। अगर मान लो हमने सिर्फ और सिर्फ इतना सा डीएनए लिया है और यही हमारा पूरा टारगेट डीएनए भी है, तो हम प्राइमर यहां जोड़ेंगे और ये अब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो इससे आगे तो ये जा ही नहीं सकता, डीएनए ही नहीं है, कहां से जाएगा? और इसमें भी इससे आगे होगा नहीं, तो हर बार क्या है, इतना 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 ही डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। लेकिन जब लंबा डीएनए होगा तो हर बार थोड़ा 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 बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात यहां पे इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। नेक्स्ट, प्राइमर डिजाइनिंग की बात करते हैं। क्या प्राइमर को डिजाइन करते समय हमें ध्यान में रखने वाली बातें हैं? द स्पेसिफिसिटी ऑफ पीसीआर लाइज इन द डिजाइन ऑफ टू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी पीसीआर कितनी अच्छी होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कितने अच्छे से प्राइमर को डिजाइन कर रहे हैं। These have to not only the complementary to sequence flanking the target DNA but also must not be self complementary, must not be self complementary, यानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्राइमर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे ये एक प्राइमर है और इसमें मान लो कि मैं ये कह देता हूं कि ATCG ये एक प्राइमर है और दूसरा प्राइमर जो है वो TAGC है। अब यदि यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर है तो ये प्राइमर प्राइमर आपस में ही जुड़ जाएंगे, और प्राइमर प्राइमर जब आपस में जुड़ जाएंगे
तो प्राइमर होगा वो टारगेट डीएनए से नहीं जुड़ पाएगा, और प्राइमर टारगेट से नहीं जुड़ेगा तो हमें पीसीआर नहीं मिलेगी। बहुत सारे हम प्राइमर लेंगे बट मैक्सिमम प्राइमर ऐसे ही होंगे, तो रेयरली कोई प्राइमर अपनी सही जगह पे जुड़ेगा। तो प्राइमर डिजाइन करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि प्राइमर आपस में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज जैसे कि प्राइमर 3, एनसीबीआई प्राइमर, ब्लास्ट इन द डिजाइन ऑफ प्राइमर मेक्स द डिजाइन एंड सिलेक्शन ऑफ रिएक्शन कंडीशंस यूजुअली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करके हम अच्छे अच्छे प्राइमर्स बना सकते हैं ताकि हमारी रिएक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से चल सके, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन एडिशन प्राइमर्स कैन नाउ बी सिंथेसाइज्ड विद ए वैरायटी ऑफ लेबल्स। हम प्राइमर के ऊपर कोई ना कोई फ्लूरोफोर लगा सकते हैं जिससे कि हमें यह पता चलेगा एग्जैक्टली कि प्राइमर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। देखो क्या होता है, हमने क्या किया, जैसे प्राइमर है, सपोज करो, ये तो मैंने वैसे बता दिया, मान लो कि ये डीएनए है। एक बार मैं एक ही स्ट्रैंड से समझा देता हूं आपको, और हमने इसके ऊपर प्राइमर जोड़ दिया, ये प्राइमर जुड़ गया, और हमने क्या किया हुआ था कि प्राइमर के साथ में फ्लूरोफोर जोड़ा था, कोई मान लो, ठीक है। अब एक बार हमने डीनेचर किया, स्टेप 1, दूसरा एनेलिंग करी, एनेलिंग के बाद में हम वॉशिंग करें तो जो प्राइमर नहीं जुड़े वो हट जाएंगे, और जब वो हट जाएंगे तो हम अब यूवी लाइट डाल के देखेंगे। जब यूवी लाइट डालेंगे तो जिनके ऊपर फ्लूरोफोर होगा और जो जुड़ चुके होंगे, मतलब फ्लूरोफोर तो सब पे था, जो जुड़ चुके होंगे वही वहां रहेंगे, तो वो चमकते हुए दिखेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हमारा प्राइमर है वो जुड़ चुका है। ये काम किया जा सकता है। अगर हम ऐसा करें तो हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितने प्राइमर जुड़े हैं कितने नहीं जुड़े हैं। इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव पीसीआर। इसमें हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता चल जाता है। हमने 1000 प्राइमर बनाए थे, 1000 में से मान लीजिए 500 जगह पर, या टोटल 1000 बनाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है 500 पेयर हो गए, तो हमें पता चला कि 500 में से 10 जगह पे फ्लूरोफोर आई है, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल गई। इस टेक्निक को क्वांटिटेटिव पीसीआर, क्यूपीसीआर बोलते हैं। इफ द प्राइमर्स आर टू शॉर्ट, यदि प्राइमर्स बहुत छोटे हैं, तो देखो छोटे प्राइमर होंगे तो कम न्यूक्लियोटाइड होंगे, और कम न्यूक्लियोटाइड होंगे तो अपने पास में 4 ही तो न्यूक्लियोटाइड है, ए टी सी जी, 4 ही तो न्यूक्लियोटाइड है। तो कम न्यूक्लियोटाइड होंगे तो वो नॉन टारगेट जगह पे कहीं भी जुड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो उतना का उतना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलना मुश्किल होता है, और एकदम कम न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो फिर से वैसे दिक्कत आती है कि हर कहीं जुड़ जाएंगे। अब चीज सपोज करो, मैंने प्राइमर बनाया, उस प्राइमर के अंदर 3 ही न्यूक्लियोटाइड है, और वो 3 न्यूक्लियोटाइड है ए टी जी, सपोज एक बार। अब आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड आने की प्रोबेबिलिटी ये और 3 की ये, मतलब मेरा जो एटीजी सीक्वेंस है उस एटीजी सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी 1/64 है। इसका मतलब हर 64 न्यूक्लियोटाइड के बाद मुझे ये सीक्वेंस मिल सकता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो प्राइमर हर कहीं जा जाके जुड़ जाएगा। क्या मतलब निकला इसका? इसलिए प्राइमर शुड नॉट बी टू शॉर्ट, बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। दिस मे हाइब्रिडाइज टू नॉन टारगेट साइट एंड अनडिजायर्ड एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट्स हैं, वो बन सकते हैं। तो प्राइमर का एक खास बात तो ये ध्यान में रखना है हमको कि ये हर कहीं पे नहीं जुड़ने चाहिए। दूसरा देखो, टू इलुस्ट्रेट दिस पॉइंट, मतलब आपको एक कैलकुलेशन जैसे मैंने 3 का बताया ना, इसमें आपको बताया है कि हमने 8 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर बनाया, 8 का, इसे बोलते हैं 8 मर्स। 9 का बनाएंगे 9 मर्स है, 10 का बनाएंगे 10 मर्स है, मतलब प्राइमर कितने न्यूक्लियोटाइड का है उसे हम बोलते हैं, उसके हिसाब से अपन बोलेंगे 8 मर्स, 9 मर्स, इस तरीके से। अब यदि 8 न्यूक्लियोटाइड का है तो ये आप मान के चलो कि इस प्राइमर की बाइंडिंग साइट हर एक इतने बेस पेयर के बाद में होगा।
ये फॉर्मेटिंग में गलत आ गया, ये 48 नहीं है, इसका मतलब है 1/4 की पावर 8। तो इसका मतलब हर इतने बेस पेयर के बाद में एक बार जो है वो प्राइमर आएगा, गिविंग अप्रोक्सीमेटली 49 पॉसिबल साइट्स इन द दिस साइज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हमारा जो पूरा का पूरा डीएनए है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर हैप्लॉइड जीनोम, या वैसे 6.6 कर दो उसको, तो उसमें 49,000 पॉसिबल साइट्स होगी उस तरीके की। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एग्जैक्टली उतनी हो सकता है, हो सकता है उससे कम हो, ज्यादा हो, तो वो कोई बात नहीं है, बट एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उतनी साइट्स है वो हो सकती है। तो ये तो हो गई बात प्राइमर डिजाइन की, साइज की। अब जैसे देखो कि द रिजल्ट ऑफ पीसीआर विथ वेल डिजाइंड एंड पुअरली डिजाइंड प्राइमर्स, अगर आप वेल डिजाइंड प्राइमर बनाते हो तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। जैसे देखो मेरी बात सुनो, हमारा जो टारगेट साइज था वो ये था कि हमको डीएनए इस साइज का रेप्लिकेट करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमें ऐसा डीएनए सेगमेंट को पीसीआर करना है जिसका बैंड यहां पे आता हो, लिखा ना साइज मार्कर्स, मतलब इतने साइज का। तो हमने क्या किया, एक प्राइमर बनाया एकदम से सही। लेन 1 shows a single amplified fragment of the expected size, the result of well designed experiment, यानी कि ये है करेक्ट प्राइमर। जब आपने करेक्ट प्राइमर बनाया तो जो हमारा डीएनए सेगमेंट पीसीआर होगा ना, वो हमारे साइज मार्कर के बीच में ही होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं बैंड आएगा पक्का। दूसरी लेन के अंदर एक भी बैंड नहीं है, इसका मतलब यहां पे कोई भी जो है वो पीसीआर नहीं हुआ सेगमेंट। हो सकता है कि बहुत ज्यादा बड़ा प्राइमर था, टू लॉन्ग प्राइमर, इतना बड़ा प्राइमर था कि उसके जितना सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री कहीं मिला ही नहीं। Lane 2 there is no amplification product suggesting that one or both the primers were unable to hybridize the template DNA, मतलब कोई सा भी प्राइमर जुड़ ही नहीं पाया बेचारा। तीसरे और चौथे में देखो अनएप्रोप्रिएट जगह पे वो डीएनए के बैंड्स आ रहे हैं, इसका मतलब डीएनए प्राइमर तो जुड़े हैं बट ये प्राइमर जो है वो अपनी सही जगह नहीं जुड़े। या तो ऐसा हुआ होगा कि प्राइमर साइज में छोटे हैं, छोटे प्राइमर जगह जगह जुड़ गए, जगह जगह जुड़ने से ज्यादा डीएनए है उसका रेप्लिकेशन हो गया, तो बहुत जल्दी बैंड आ गया, क्योंकि ये हैवी डीएनए हो गया ना तो वो कम डिस्टेंस तक जाएगा। सो जो लेन 3 एंड 4 है इसके अंदर जो प्राइमर्स हैं वो कैसे हैं, प्राइमर्स आर टू शॉर्ट एंड लिटिल बिट लॉन्ग देन नॉर्मल प्राइमर। नॉर्मल प्राइमर से थोड़े से बड़े भी हैं और थोड़े छोटे भी हैं, ताकि ये वाला बैंड आया ना, ये तभी आता है जब थोड़ा बड़ा साइज का प्राइमर हो, तो कम जुड़ पाया तो थोड़ा हल्का डीएनए बना, छोटा डीएनए बना होगा, तो ये थोड़ा आगे चला गया, मतलब डिस्टेंस आप समझ पा रहे हो इस चीज की। तो ये है हमारे पास में सही और गलत प्राइमर बनाने के नतीजे। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्प्लीफिकेशन टेम्पलेट्स का कैसे होता है। पीसीआर इज ए हाईली सेंसिटिव टेक्निक। पीसीआर एक हाईली सेंसिटिव टेक्निक होती है। इसका मतलब यह है कि यदि हम एक सिंगल डीएनए का स्ट्रैंड भी डालें, सिंगल स्ट्रैंड, तो भी पीसीआर उसको सेंस कर लेती है, और बहुत सारे प्राइमर डाले तो कोई ना कोई प्राइमर पक्का उससे जुड़ जाता है और एक साइकिल चल जाती है। एक साइकिल चलते ही 2 डीएनए बन जाएंगे, फिर 4, 8, 16, 32। पीसीआर इज ए हाईली सेंसिटिव टेक्निक and requires only
1 और 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बात थोड़ा दिमाग में रख लेना कि एक डीएनए से भी काम चल जाएगा। The components of many chemical extraction techniques such as SDS, proteinase K may adversely affect the PCR। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आपको एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। अब आपको इससे क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। आपने इसका एक्सट्रैक्शन किया, सेल एक्सट्रैक्शन, फिर इसमें से प्रोटीन सेपरेशन किया, फिर इसमें से आपने एसडीएस पेज किया और आपने क्या किया? डीएनए पॉलीमरेज निकाला। डीएनए पॉलीमरेज, यदि आपने एसडीएस पेज से या प्रोटीनेज के से इनसे प्रोटीन्स या एंजाइम्स निकाल लिए, तो ये आपको पता है ना कि एसडीएस में क्या होता है? बीटा मरकेप्टोइथेनॉल का यूज करते हैं, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस कर देती है, जिससे कि जो एग्जैक्ट प्रोटीन की नेटिव स्ट्रक्चर है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब वो नेचर पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, नेटिव स्ट्रक्चर, तो फिर से एग्जैक्टली सही सही डीएनए, सॉरी सही सही प्रोटीन है वो नहीं बनेगा। वो नहीं बनेगा तो वो डीएनए पॉलीमरेज कोई काम भी नहीं करेगा या कम एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। सो हमें ध्यान रखना है कि ये एसडीएस पेज या कोई भी ऐसी टेक्निक यूज नहीं करनी है जिससे कि पीसीआर में काम आने वाले डिफरेंट कंपोनेंट की नेटिव स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। द पीसीआर में ऑल्सो बी यूज्ड टू एम्पलीफाई आरएनए। रिवर्स पीसीआर करते हैं तो पहले एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके सीडीएनए बनाते हैं, फिर सीडीएनए का नॉर्मल पीसीआर करते हैं। बट इस टेक्निक में हमने आरएनए से स्टार्ट करी थी तो इसे हम आरटीपीसीआर बोल देते हैं, और कुछ नहीं है, आरटीपीसीआर। अब बात यह है कि जो हम यहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, यहां अलग कंडीशंस हैं, ये कोई लिविंग सेल्स नहीं है। तो जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, वो आपको किसी ऑथेंटिक दूसरे सोर्स से लेना पड़ेगा। नॉर्मल हम जहां से लेते हैं वहां से ना लेके कहीं और से लेना पड़ेगा। इनिशियली a reverse transcription reaction which converts the RNA to cDNA is carried out। पहले RNA से cDNA बनाया जाता है। This reaction normally involves the use of enzyme reverse transcriptase। obvious सी बात है, इसमें reverse transcriptase चाहिए। Although some thermostable DNA polymerases used in PCR, that is thermophilus DNA polymerase, have a reverse transcriptase activity अंडर सर्टेन बफर कंडीशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है। हमको अब अलग से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपली थर्मोफिलस बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज ले सकते हैं, और इस बैक्टीरिया के डीएनए पॉलीमरेज के अंदर यह विशेषता होती है कि ये कुछ बफर कंडीशन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी कर सकता है। मतलब डीएनए पॉलीमरेज है, वो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी करेगा, फिर बफर चेंज कर दो तो वो अपना डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी करेगा। एंजाइम चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इट में ऑल्सो बी यूज टू डिफरेंट लेटेंट वायरसेस। ठीक है, डिफरेंशिएट लेटेंट वायरसेस, अलग अलग जो वायरसेस होते हैं उन वायरसेस को भी हम पहचानने में मदद कर सकते हैं आरटीपीसीआर की मदद से, डिटेक्टेड बाय स्टैंडर्ड पीसीआर, और एक्टिव वायरसेस दैट रेप्लिकेट एंड thus produce transcription product and are therefore detectable by RT-PCR। जैसे कई बार क्या होता है कि वायरस है, उस वायरस का तो काम ही होता है कि वो अपना आरएनए है वो होस्ट में छोड़ेगा, तो उसके आरएनए से सीडीएनए बनेगा और सीडीएनए की कॉपी बनेगी। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि वायरस है कि नहीं है। अगर हम आरटीपीसीआर कर रहे हैं तो 100% शुरुआत आरएनए से होगी, और अगर हमने जो सैंपल लिया है
उस सैंपल को हमने आरटीपीसीआर में डाला और लास्ट में हमको डीएनए मिल गए। डीएनए तभी मिल सकते हैं जब पहले एमआरएनए था, उसका सीडीएनए बना, फिर सीडीएनए का पीसीआर हुआ, इसका मतलब वायरस है वहां पे। तो हम आरटीपीसीआर की मदद से वायरस की प्रेजेंस और एब्सेंस है वो भी पता कर सकते हैं। ये आरटीपीसीआर का थोड़ा सा ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आपको पता ही आरटीपीसीआर कैसे होती है, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, फिर बाद में पीसीआर हो जाएगी। तो ये है एमआरएनए, इसमें पॉली ए सीक्वेंस है या जोड़ा जाता है, फिर उसके पॉली ए के सामने तो पॉली टी प्राइमर जोड़ा जाता है। इसके बाद में ये बन गया हमारा डीएनए आरएनए हाइब्रिड। ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना है भाई पहले तो। इस डीएनए आरएनए हाइब्रिड से, ये डीएनए है, ये आरएनए है, इस हाइब्रिड से आरएनए को हटाया जाता है और फिर बाद में पीसीआर करेंगे डीएनए की। तो ये आरटीपीसीआर के बारे में हो गया छोटा सा। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लॉन्ग रेंज पीसीआर। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको हर तरीके की पीसीआर के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा बेसिक स्टेप्स का। बाकी तो आप ये समझ लीजिए कि भाई पीसीआर का मेन जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही रहने वाला है, स्टेप्स तो सेम ही रहने वाले हैं तीन, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, बस ये थोड़ा बहुत चेंज होता है। टू प्रोड्यूस लॉन्ग पीसीआर प्रोडक्ट्स सो कॉल्ड लॉन्ग रेंज पीसीआर। जैसे हमने अभी बात करी थी कि भाई आइडियल साइज है वो 1 KB के आसपास होनी चाहिए, 3 KB तक होनी चाहिए, हम 10 KB तक कर सकते हैं स्टैंडर्ड पीसीआर के अंदर, या 40 KB तक भी कर सकते हैं। ये वही है लॉन्ग रेंज पीसीआर। यदि हमें लंबे डीएनए के पीसीआर करने हैं, कॉपीज बनाने हैं, तो हम लॉन्ग रेंज पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। हैज बीन डेवलप्ड here a cocktail of different DNA polymerases is used in the reaction and allows the production of PCR product of 20 to 30 kb। हम डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप के पॉलीमरेजेस का इस्तेमाल करने का फायदा ये होगा कि जब देखो अगर डीएनए का स्ट्रैंड बहुत ज्यादा लंबा होगा तो 110% ये बात तो तय है कि उसके अंदर यूनिफॉर्म कंडीशन तो नहीं रहेगी, एक जैसी कंडीशन तो हो सकता है, कहीं रिपीटेड सीक्वेंसेज आ जाए, हो सकता है कहीं एटी रिच रीजन ज्यादा आ जाए, हो सकता है कहीं जीसी रिच रीजन है वो ज्यादा आ जाए। तो अलग अलग तरीके के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो हो सकता है एक ही टाइप का जो क्या बोलते हैं ये डीएनए पॉलीमरेज है वो हर तरीके के सीक्वेंस को डील ना कर सके, इसलिए अलग अलग तरीके के डीएनए पॉलीमरेजेज यूज करते हैं। तो लॉन्ग रन पीसीआर का मतलब ये आपको देखना है। नेक्स्ट देखो करेक्ट टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर 3 स्टेप है, तीनों स्टेप में टेम्परेचर चेंज होता है। पहले में 90 डिग्री के पार, उसके बाद में 40, 50, 60 के आसपास, फिर 70, 72, 74, अलग अलग किताबों में लिखा होता है। बाकी वैसे कोई आपको टेंशन की बात नहीं है, ऐसा नहीं सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भाई बताओ एग्जैक्टली कितना है। इसे बोलते हैं टेम्परेचर साइकिल। जैसे देखो कि डीनेचुरेशन है 1 मिनट के लिए किया जाता है अबाउ 90, फिर एनेलिंग है वो 1 मिनट में होती है, वो 90 से सीधा नीचे ड्रॉप आता है, ये 50 के आसपास रखा जाता है। फिर रीनेचुरेशन है वो 70 के आसपास वापस से 2 मिनट के लिए एक्सटेंशन का टाइम दिया जाता है। तो एक साइकिल के अंदर ऊपर नीचे फिर थोड़ा ऊपर फिर वापस से और ऊपर जाएगा अगली साइकिल के लिए। देखो ये डैश्ड लाइन है ना, ये नेक्स्ट साइकिल के लिए है, तो ये टेम्परेचर के लिए है। और अब देखो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। During each cycle of PCR, the reaction mixture is transferred between 3 temperature: denaturation, annealing and extension। तीन अलग अलग अपनी प्रोसेस है और तीनों के लिए अलग अलग जो है वो टेम्परेचर रहेगा। The denaturation temperature usually 94 degrees Celsius, which breaks the base pair and release single stranded DNA to act as template। दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है, 94 के आसपास रहता है। दूसरा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ और एनेलिंग टेम्परेचर एट विच प्राइमर्स अटैच टू टेम्पलेट, प्राइमर बाइंड करने वाला टेम्परेचर। द एक्सटेंशन टेम्परेचर एट विच डीएनए सिंथेसिस अकर, दिस यूजुअली सेट एज 74 डिग्री सेल्सियस।
तो ये अपने पास में इतना सा टेम्परेचर का खेल होता है। देखो, आपके सामने 3 तरीके के टेम्परेचर रखे हैं और उनमें क्या होता है वो देखो। सबसे पहले, एनेलिंग टेम्परेचर इज टू हाई, मतलब आपने 94 डिग्री है टेम्परेचर रखा, डीनेचुरेशन हो गया, बट आपने टेम्परेचर को 40-50 के आसपास नहीं किया, तो यहां पे कोई प्राइमर है वो जुड़ा ही नहीं, सारे प्राइमर अलग है। प्राइमर्स एंड टेम्पलेट्स रिमेन डिसएसोसिएटेड रहते हैं। दूसरा, आपने एकदम से कम टेम्परेचर कर दिया, टू लो। जब आप एकदम से कम टेम्परेचर कर दोगे तो गलत जगह पर भी प्राइमर के जुड़ने के चांसेस हैं, और जब आप एकदम सही करेक्ट एनेलिंग टेम्परेचर रखते हो तो प्राइमर अपनी करेक्ट जगह पर ही जुड़ते हैं। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से आपको बात बता दी गई है कि कैसे कैसे क्या होती है। तो ये हुआ हमारे पास में टेम्परेचर का। नाउ, the ideal annealing temperature can be estimated by determining the melting temperature or Tm of the primer template hybrid. आइडियल टेम्परेचर कितना रखोगे उसका कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं आपको। देखो, जैसे मान लो कि ये है हमारे पास एक अलग एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर एक डीएनए का टेम्पलेट है। सपोज एक बार एक से मैं आपको बता देता हूं। इस एक डीएनए के साथ में यहां पे प्राइमर जुड़ा हुआ है, ये प्राइमर जुड़ा है। आपने क्या किया, इस टेम्परेचर को सपोज करो कि 40 डिग्री सेल्सियस रखा, 40 डिग्री रखा, तो ये प्राइमर यहां से नहीं हटा, प्राइमर जुड़ा हुआ है। आपने इसको टेम्परेचर को मान लो 50 डिग्री रखा, अभी भी प्राइमर जुड़ा हुआ है। आपने 55 डिग्री रखा, अभी भी प्राइमर जुड़ा हुआ है। सपोज आपने 58 डिग्री सेल्सियस किया, और ये मान लो, मतलब सपोज वाला टेम्परेचर है, सपोज, ठीक है। जब आपने टेम्परेचर को 58 डिग्री सेल्सियस किया तो ऐसा करते ही क्या हुआ, प्राइमर और डीएनए दोनों डीएसोशिएट हो गए। प्राइमर और डीएनए है डीएसोशिएट हो गए। 58 पे हुए हैं तो पक्का 59, 60, 65 पे भी होंगे। 58 पे सेपरेशन हो जाता है तो 58 से ज्यादा पे तो पक्का सेपरेशन होगा। इसका मतलब यह है कि आपको इस 58 के नीचे का टेम्परेचर रखना है। तो आइडियल टेम्परेचर कितना रखेंगे, ये किस बात से पता चलेगा, ये इस बात से पता चलेगा कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर डीएनए और प्राइमर अलग हो जाते हैं। इस टेम्परेचर को बोलते हैं थर्मल मेल्टिंग या टेम्परेचर मेल्टिंग, टीएम। इस टेम्परेचर को टीएम बोलते हैं। इससे थोड़ा सा नीचे रखो, द टीएम इज द टेम्परेचर एट विच द करेक्टली बेस पेयर्ड हाइब्रिड डिसोशिएट। मतलब कि जो प्राइमर जुड़ा हुआ है यदि वो डिसोशिएट हो जाता है तो उसी टेम्परेचर को हम टीएम बोलते हैं। अब ये टीएम को कैसे निकालोगे, तो उसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर्मूला क्या है, जी प्लस सी का जितना कंटेंट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, टी प्लस ए का जितना कंटेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो तो वो आपका टेम्परेचर निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके पास में प्राइमर सीक्वेंस दे रखा है, ये प्राइमर का सीक्वेंस है। अब इसके अंदर जी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 तो जी है। और इसमें सी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सी है, 7 ए है, 1 टी है। ठीक है, काउंट कर लिया। अब आप फॉर्मूला के अंदर रख दो इसको फॉर्मूला में रखोगे तो ये आएगा 52 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये वाला जो प्राइमर है, आपको मैं एक ऐसे नहीं बोल रहा कि जो 58 मैंने यहां पे लिखा है ये हर प्राइमर के लिए सही है। अगर प्राइमर के अंदर ज्यादा जीसी होगा तो भी सी बात है ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। जी और सी कंटेंट ज्यादा है तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा बनेंगे।
तो उसमें तो फिर उनको हटाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। अपन इस पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर यदि 4G है, 5C है, 7A है और 1T है, तो फॉर्मूला के अनुसार 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखने पर ये प्राइमर और इसका जो डीएनए टेम्पलेट होगा वो अलग हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर हो गया TM। इसके हिसाब से हम आइडियल टेम्परेचर सेट करते हैं कि 52 से थोड़ा नीचे रखना है। इतना भी नहीं रखना कि हर कोई प्राइमर हर कई जगह पे जुड़ना चालू हो जाए। तो उस हिसाब से अपने को बात करनी है। अब अपन बात करते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि भाई एक जो डीएनए है उस मतलब पीसीआर टेक्निक कितने डीएनए को सेंस करके काम कर सकती है। सपोज करो कि हमने सिंगल डीएनए डाला, सिंगल डीएनए का सेगमेंट डाला और पीसीआर में कुछ नहीं हुआ। हमने 10,000 डीएनए डाले तब जाके पीसीआर चालू हुई, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी बहुत कम है इसकी। एक से ही स्टार्ट हो गई मतलब बहुत ज्यादा अच्छी सेंसिटिविटी है, तो उसके हिसाब से है ये। द exocyte sensitivity of PCR system is also one of its main drawback. सेंसिटिविटी इसकी एक कमी भी है। कमी इसलिए है कि यदि एक भी कंटामिनेटेड सीक्वेंस आ गया, सपोज करो कि हमको डीएनए प्यूरिफिकेशन के अंदर थोड़ी गड़बड़ हो गई और हम जो डिजायर्ड सेगमेंट चाहते थे उसके साथ साथ मान लो कोई एक है वो अनडिजायर्ड सेगमेंट भी आ गया। पीसीआर को थोड़ी पता है कि आपको कौन से वाले सेगमेंट को मल्टीप्लाई करना है। पीसीआर तो इसको एज सबस्ट्रेट लेगी। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई बिना काम का डीएनए सेगमेंट भी आ गया ना, तो 100% पीसीआर तो उसको भी लपेट देगी। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर बिना मतलब के बहुत ज्यादा खराब डीएनए मतलब अनवांटेड डीएनए रहेगा। Since the very large degree of amplification make the system vulnerable to contamination, यानी कंटामिनेशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। Even a trace of foreign DNA, यदि foreign DNA थोड़ा सा भी है, such that contain in dust particles may be amplified to significant level and may give misleading result. अगर डस्ट पार्टिकल के जितना सा भी डीएनए अलग आ गया तो उसका भी एम्प्लीफिकेशन होगा और उसके एम्प्लीफिकेशन से हमें गलत रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे। इट इज पॉसिबल दैट एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट में ऑल्सो कंटामिनेट द पीसीआर, वो कंटामिनेट कर देते हैं। ऑल्दो दिस मे बी ओवरकम बाय यूवी इरेडिएशन। अब यूवी डाल करके हम उस डीएनए को डैमेज कर सकते हैं जो हमारे काम का नहीं है। डैमेज इन द सेंस जब अल्ट्रावोलेट रेडिएशन डालेंगे तो वो डायमर्स बन जाते हैं ना, थाइमिन थाइमिन डायमर, इस तरीके के उस डीएनए के अंदर बन जाएंगे जिसमें एटी रिच रीजन ज्यादा होगा। तो वो डीएनए टेम्पलेट की तरह काम में नहीं आएगा। फर्दर इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन क्या है? टू इनकॉर्पोरेट यूरेसिल इनटू द पीसीआर। पीसीआर में यूरेसिल डाल दो और एक जो है वो एंजाइम डालो, यूरेसिल एन ग्लाइकोसाइलेज। यूरेसिल एन ग्लाइकोसाइलेज क्या करता है? यूरेसिल के साथ जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा उसको तोड़ेगा, विच डिग्रेड्स एनी पीसीआर एम्प्लीकॉन्स विथ इनकॉर्पोरेटेड यूरेसिल रेंडरिंग देम यूजलेस एज टेम्पलेट। यानी उनको फिर टेम्पलेट के लिए यूजलेस बना देते हैं यूरेसिल डाल के। ये सॉल्यूशन किया जा सकता है। अब कुछ एप्लीकेशन है पीसीआर के, वो पढ़ लेना आप कि पीसीआर कहाँ काम आती है, क्या एरिया है, क्या काम आती है, स्पेसिफिक कोई एग्जांपल है। जैसे अगर अब जनरल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें नॉर्मल, तो पीसीआर है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन के काम आती है। ठीक है, पीसीआर डीएनए एम्प्लीफिकेशन करेगी। जैसे कि स्क्रीनिंग जीन लाइब्रेरीज, हमको जीन लाइब्रेरी बनानी है तो पीसीआर यूज कर सकते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए। अगर अपन जीन प्रॉप प्रोडक्शन करें तो प्रोडक्शन और लेबलिंग के काम आती है। जैसे कि यूज विथ ब्लॉट्स हाइब्रिडाइजेशन, तो पीसीआर करते हैं ना अपन, सॉदर्न ब्लॉटिंग से पहले अपन पीसीआर करनी पड़ती है। बस वही सारे एप्लीकेशन है, एक बार देख लीजिएगा। सेलेक्टेड अल्टरनेटिव एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स टू द पीसीआर।
पीसीआर के अलावा हम और कौन सी टेक्निक से एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं? जैसे देखो, टेक्निक का नाम है लाइगेज चेन रिएक्शन, एलसीआर। ये कैसे यूज की जाती है? नॉन आइसोथर्मल होती है, एम्प्लॉइज थर्मोस्टेबल डीएनए लाइगेज, और स्पेसिफिक एग्जांपल और यूजेस म्यूटेशन डिटेक्शन के अंदर ये काम आती है। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड एम्प्लीफिकेशन होता है, ये आइसोथर्मल होती है, मतलब टेम्परेचर पे काम करती है, इन्वॉल्विंग यूज ऑफ आरएनए, आरएनएज एच, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, T4 डीएनए पॉलीमरेज, और ये एचआईवी डिटेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, उनमें काम आती है। तो ये भी आप एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव पीसीआर क्या होती है? अगर आपको ये पता लगाना है कि अपनी पीसीआर के अंदर एग्जैक्टली कितना डीएनए कंटेंट है, डीएनए अमाउंट है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटिटेटिव पीसीआर। One of the most useful PCR application is quantitative PCR or qPCR. This allows the PCR to be used as a mean of identifying the initial concentration of DNA or cDNA template. कितना यूज किया है डीएनए, उसकी क्वांटिटी। अगर आपको यह पता दूं मैं कि जैसे मान लो मैंने 100 डीएनए के मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं, तो अब मुझे बताओ 4 साइकिल के बाद में कितने डीएनए मिलेंगे? तो बस 4 साइकिल के बाद में इतने डीएनए मिलेंगे मेरे को। अगर इनिशियल अमाउंट पता चल गई तो बाद में कितनी साइकिल चलाई है उसके हिसाब से अपन बात कर लेंगे। द quantification rely on the fact that all the reactions are identical, so any factor affecting this may also affect the result. बस हमको ये बात का पता रखना है कि इस प्रोसेस में हमें मानना है कि सारी रिएक्शन सेम होंगी। जैसे फर्स्ट साइकिल है, जैसी चली है एग्जैक्टली सेकंड साइकिल होगी, एग्जैक्टली थर्ड साइकिल होगी, तो ये हमको इसमें मान के चलना होता है। इन दिस simplest form, a DNA binding cyanine dye such as cybergreen is included in the PCR reaction. अब आपको डाई तो डालनी पड़ेगी ना, ताकि आप पहले पहचान लो कि भाई कितना डीएनए से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो तो कोई खास बात है नहीं। देखो, हाँ, इसके अंदर आपको जो एक चीज ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूं। एक तो इस डाई का पता रखना कि भाई क्या करती है ये। जैसे ये माइनर ग्रूव के साथ बाइंड करती है ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बट नॉट द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये जो डाई होगी ना, वो डाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ में ही बाइंड होगी। अगर कोई डीनेचर डीएनए है उसके साथ बाइंड नहीं होगी। तो जितनी डाई का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है उस हिसाब से हम आइडिया लगाएंगे कि कितना डीएनए कंटेंट वहां पे है। इसे बोलते हैं सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू का क्या मतलब है? देखो, as the DNA accumulates during the early exponential phase of the reaction, an arbitrary point is taken where each of the diluted DNA sample cross एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। क्या मतलब है इसका? देखो, एक बार आप ये ग्राफ समझोगे तो आपको समझ में आएगा। From the various CT values, a log graph is prepared from which an unknown concentration can be deduced. देखो क्या है, जैसे सपोज करो कि ये साइकिल चल रही है, पहली साइकिल, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नवीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं, 17वीं, ये साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स है। जैसे जैसे साइकिल बढ़ेगी वैसे वैसे डीएनए का नंबर बढ़ेगा। एक वैल्यू लेनी है जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू कि जैसे सपोज करो कि ये डीएनए कंटेंट है, इधर कॉन्सेंट्रेशन है डीएनए की। अगर हमारे डीएनए की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है तो उसमें कितनी डाई है वो जुड़ी होगी। इस वैल्यू से जैसे ही ऊपर जाने लगेगा डीएनए, तो हमको ये पता लग जाएगा कि डीएनए का अमाउंट कितना पहुंच चुका है। हमको ये पता है कि 0.5 मिलीमोलार जो डीएनए है या मोलार डीएनए है उसमें कितनी डाई जुड़ती है। अगर उतना फ्लोरोसेंस आ गया, उतना डाई का डिटेक्शन हो गया, तो मतलब उतना डीएनए बन चुका है। इससे हमको ये आइडिया लग जाता है कि डीएनए का कितना कॉन्सेंट्रेशन हमने ले रखा है। इसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग वैल्यू के अंदर, तो स्ट्रेट ग्राफ आता है। अब ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है?
क्योंकि डाई है वो डाइल्यूट होती जाएगी ना। ऐसा थोड़ी है कि हम हर बार डाई डालते जा रहे हैं, एक बार स्टार्टिंग में डाल दी हमने डाई, तो डाई केवल और केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर ही जुड़ती है। सिंगल जब डीनेचुरेशन होगा तब नहीं जुड़ेगी, एनेलिंग के टाइम नहीं जुड़ेगी, जब एक्सटेंशन होता रहेगा तब ये डाई जुड़ना चालू करती है। जैसे जैसे डाई जुड़ती रहती है हमको पता चलता रहता है कि हाँ अभी फ्लोरोसेंस आ रही है, आ रही है, डाई जुड़ रही है। जितनी हमने डिसाइड किया है कि भाई 0.5 के ऊपर इतनी डाई जुड़ जाती है और उतनी डाई जुड़ गई, तो हमको पता चल गया कि 0.5 हो गया है, और उससे इसे हम बोलते हैं सीटी वैल्यू, क्रॉस थ्रेशहोल्ड, क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड। 0.5 हमने डिसाइड किया तो उसको 0.5 को क्रॉस कर गया ग्राफ। इस पे सवाल आते हैं। अब एक देखो टेकमेंस ऐसे ऐसे होता है जिसे हम 5 प्राइम न्यूक्लिएज ऐसे सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। हम एक ऐसा प्रोब बनाते हैं, एक ऐसा प्रोब बनाते हैं जिस प्रोब के अंदर एक तो होता है रिपोर्टर, और एक होता है क्विंचर। क्विंचर क्विंचर एक प्रकार का फ्लूरोफोर होता है। फ्लूरोफोर। तो इसमें होता क्या है मैं बताता हूं आपको। हमने एक प्रोब बनाया और प्रोब बना करके हमने डीएनए के साथ में जोड़ दिया, टारगेट डीएनए के साथ। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और जब डीएनए पॉलीमरेज यहां तक पहुंचेगा तो ये रिपोर्टर न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ देगा। जब रिपोर्टर न्यूक्लियोटाइड टूटेगा तो रिपोर्टर न्यूक्लियोटाइड के टूटते ही यहां से फ्लूरोफोर निकलना चालू होगा, और जैसे ही फ्लूरोफोर निकलेगा हम समझ जाएंगे कि रेप्लिकेशन चालू हो गया है। इसे बोलते हैं टैकमैन सिस्टम या 5 प्राइम न्यूक्लिएज। ऐसे दो अलग अलग डायग्राम दिखा रखे हैं क्योंकि दो अलग अलग जगह से मतलब लिया है, आपको जो समझ में आए। जैसे कि ये हमारा प्रोब है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब। प्रोब भी तो डीएनए ही होगा ना, डीएनए से तो डीएनए ही जुड़ेगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड ही जुड़ेंगे। इसमें एक तो क्वेंचिंग कंपाउंड होता है, एक फ्लूरोसेंट लेबल होता है। तो जैसे ही ये टारगेट डीएनए के साथ जुड़ता है ये खुलेगा और खुलते ही ये फ्लूरोसेंट सिग्नल आना चालू होगा, मतलब ये प्रोब जुड़ गया है। PCR is undertaken with a fluorescent reporter quencher pair. It is known as RQ probe. इसे हम RQ probe बोलते हैं। As the reporter and quencher are in close proximity, reporter और quencher दोनों साथ साथ होते हैं, एकदम पास पास। जैसे यहाँ पे ये रिपोर्टर है, यहाँ पे ये क्विंचर है। फ्लूरोसेंस इज क्विंच्ड। रिपोर्टर एकदम पास में होता है इसलिए फ्लूरोसेंस नहीं होती। ड्यूरिंग एक्सटेंशन बाय टैग पॉलीमरेज द प्रोब इज क्लीव्ड। प्रोब टूटता है और क्योंकि ये न्यूक्लियस एक्टिविटी है पॉलीमरेज के पास, इसके टूटने से रिलीज ऑफ रिपोर्टर होता है। रिपोर्टर जैसे ही रिलीज होता है, रिपोर्टर हट गया तो अब जो क्विंचर है वो फ्लूरोसेंस देगा। अब तक क्विंचर की फ्लूरोसेंस को रिपोर्टर ने बंद करके रखा था। रिपोर्टर जैसे ही टूटा, छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस टूटा, टूटते ही फ्लूरोफोर निकलने लग गया। ए फर्दर मेथड ऑफ क्वांटिफाइंग पीसीआर प्रोडक्ट इज डिजिटल पीसीआर। तो हम इसको बाद में एक डिजिटल पीसीआर के माध्यम से जान लेते हैं। डिजिटल स्क्रीन के ऊपर हमको बता देगी कि भाई फ्लूरोफोर आया है कि नहीं आया है। तो ये हमको इसमें ध्यान देना है। अब एक होता है नेस्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेस्टेड पीसीआर क्या होती है? नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, घोंसले का मतलब है घर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरे डीएनए में एक विशेष जगह से स्टार्ट करना है, विशेष जगह को सेलेक्ट करना है, और वो विशेष जगह है म्यूटेशन। Nested PCR is a modification of PCR intended to reduce non-specific binding in products due to amplification of unexpected primer binding site. नेस्टेड पीसीआर का मतलब हो गया कि जहां पर हमें बाइंड करवाना है प्राइमर, वहीं पे प्राइमर बाइंड होना चाहिए और कहीं प्राइमर बाइंड नहीं होना चाहिए। नेस्ट मतलब घर।
तो एग्जैक्टली वहीं पे प्राइमर बाइंड हो, ऐसा मॉडिफिकेशन इसमें किया जाता है। जैसे देखिए, ये सपोज ये है टारगेट सीक्वेंस, ये टारगेट सीक्वेंस है। हमने फर्स्ट पीसीआर रन किया, फर्स्ट पीसीआर रन किया तो अनवांटेड प्राइमर मतलब पूरे डीएनए का हो जाएगा, और पूरे डीएनए का हो जाएगा तो हो सकता है प्राइमर बाइंडिंग साइट और जगह भी आ जाए, जैसे एक यहां पे आ गई, एक यहां पे आ गई। तो हम क्या करते हैं, हम इस अनवांटेड प्रोडक्ट को कट कर देते हैं कि भाई जो हमें मेनली इतने से सीक्वेंस को वो करना है टारगेट, तो इसके आजू बाजू जो प्राइमर जुड़ते हैं वो तो सही प्राइमर जुड़ते हैं, और कहीं यदि प्राइमर जुड़े हुए हैं तो वो गलत है। तो हमें पहले तो इसको कट करना पड़ेगा, फिर सेकंड पीसीआर करेंगे तो थोड़ा सा और, क्योंकि अभी भी देखो ये इतना सीक्वेंस है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको भी हटाना है। तो अब नेक्स्ट टाइम हम इसको कट करेंगे यहां से। तो कुल मिलाकर के हम तब तक कट करते रहेंगे जब तक कि एग्जैक्टली टारगेट सीक्वेंस तक हम ना पहुंच जाए। इसे बोलते हैं नेस्टेड पीसीआर। लंबा डीएनए होगा तो हर तरीके के जो है वो सेगमेंट्स है थोड़े एक्स्ट्रा वो कॉपी हो जाएंगे। आफ्टर द पीसीआर हम पीसीआर प्रोडक्ट्स को कैसे स्टडी करें। पीसीआर हो गई हमारे पास, बहुत सारा डीएनए है वो बन चुका है, अब क्या करें। तो अब हम 3 काम कर सकते हैं। पहला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम डीएनए सेपरेट करेंगे। अगर अलग अलग साइज के डीएनए आ रहे हैं तो इसका मतलब या तो कुछ गड़बड़ हुई है। दूसरा है हम उन क्लोनिंग कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स की। अब क्लोनिंग करने के लिए आपको वेक्टर चाहिए, पहले वेक्टर में वो डीएनए डालो, फिर वेक्टर को होस्ट के अंदर डालो, फिर होस्ट को मल्टीप्लाई कराओ। या हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं पीसीआर प्रोडक्ट्स की, वो अलग ही तरीके होते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के। वो मैक्सम गिलबर्ट मेथड बताया था, चेन टर्मिनेशन मेथड बताया था आपको, वो सारे सारे केमिकल डिग्रेडेशन वगैरह, पायरोफोस्फोराइलेशन मेथड्स वगैरह बताए थे। तो इस तरीके से हम आफ्टर पीसीआर भी कई सारी टेक्निक्स अपना सकते हैं। जैसे देखो ये पीसीआर के बाद में हमने वो कर रखा है इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमको तो इस साइज का डीएनए चाहिए था कि भाई इसके बीच में आना चाहिए डीएनए, तो जैसे ये वाला है तो इसका मतलब ये सही है पीसीआर। दूसरे वाले में बहुत आगे भाग गए, मतलब जो रिक्वायर्ड था उससे छोटे सेगमेंट का पीसीआर हो रहा है, ये इसके पीछे है मतलब रिक्वायर्ड है उससे कम का हो रहा है। तो ये एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। दूसरा देखो, क्लोनिंग अगर करनी है तो हमको कोई वेक्टर चाहिए, इस वेक्टर के अंदर हम इस पीसीआर प्रोडक्ट को डालेंगे एंड देन फर्दर है उसकी क्लोनिंग वगैरह करेंगे। तो ये है